पर्यावरण के इस लेक्चर में हम देखेंगे जैव विविधता। ये होता है बायोडाइवर्सिटी। कितने प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधे किसी एक क्षेत्र में या बायोम में पाए जाते हैं, उसे कहेंगे जैव की विविधता। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। अब आनुवंशिक विविधता जो भी होती है वो आनुवंशिक मतलब डीएनए के आधार पर होते हैं, ठीक, डीएनए की विविधता। और राष्ट्रीय उद्यान में जो संरक्षण होता है उसे कहते हैं इन सीटू। एक होता है एक्स सीटू। क्या होता है? एक्स सीटू। तो इन सीटू में होता है जैसे नेशनल पार्क, आर्द्रभूमि, अभयारण्य आदि। इन सीटू को हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय। स्वस्थानीय यानी कि जो जीव जंतु जहाँ हैं वहीं पे उनका संरक्षण करो। उनका घर जो है, निवास या निकेत या आवास, उसको सुरक्षित बना दो। उनके लिए खाने और रहने की जगह सुरक्षित हो। पर उस तरह की चीज़ों को कहेंगे इन सीटू। और जब वहाँ सुरक्षित बनाना कठिन हो कि किसी जीव का संरक्षण वहाँ नहीं किया जा सकता जहाँ पे वो है, तो उसको लाके चिड़ियाघर में रख दो, जू में। तो ये हो गया एक्स सीटू। यहाँ उसकी देखभाल करो, उसको खाना दो, उसकी ब्रीडिंग कराओ, तो इसको कहेंगे एक्स सीटू। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य और पादप और जंतुओं का व्यापार से खतरा ना हो। किसको ना खतरा हो? प्रकृति संरक्षण को। मतलब ट्रैफिक मिशन जो बनाया गया था सन 1976 में। ट्रैफिक मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। यह रणनीतिक गठबंधन है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, तो यहाँ देखते हैं ट्रैफिक का काम है कि कोई भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो पहली बात अवैध ना हो और इस तरीके से न किया जाए कि प्रकृति के संरक्षण में नुकसान पहुँचे, प्रकृति का दोहन हो जाए। ठीक, तो अवैध संरक्षण पर नज़र कौन रखता है? ट्रैफिक। ठीक, वन्य जीव के व्यापार पर नज़र रखने के लिए। इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज में, यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है ना, तो वहाँ पे रखा जाता है ट्रैफिक का नज़र। और ट्रैफिक का नाम क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस फॉर फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब फूल पौधे और फौना मतलब जीव जंतु इन कॉमर्स। ठीक, तो ट्रैफिक प्रकृति संरक्षण के लिए अवैध व्यापार या खतरों से बचाता है या निगरानी रखता है। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी क्या है। ठीक, वही जैव विविधता है। किसी पर्यावरण में अगर भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं तो जैव विविधता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था। किसने? वीटेकर ने। ठीक है, वीटेकर। तो कैसे याद करोगे? अल्फा, बीटा, गामा, 3 विभाजन किया था जैव विविधता का। 3 प्रकार से विभाजित किया था। किसने? वीटेकर। टेकर, इनको लेना था तो जैव विविधता को विभाजित कर दिया। सॉरी। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के माध्यम से प्रजाति की विविधता को दर्शाता है, वो अल्फा सूचकांक कहलाता है। तो अल्फा विविधता कहा जाएगा प्रजातियों के मध्य की विविधता। जैसे एक तालाब ले और उसमें एक मछली है, एक मेढक है, मैंने 10 मछलियां हैं, 4-5 मेढक हैं और कुछ हैं, तो जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे उन सभी प्रकारों को गिनती कर लेंगे, कितनी प्रजातियां हैं। ठीक है ना, मछली, मेढक, झींगुर, समथिंग केकड़ा, तो ये प्रजातियां, यही विविधता कहलाएगी अल्फा विविधता। ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा? इसमें एक
शब्द याद रखिएगा कि जैव विविधता जब भी मापी जाएगी ये प्रजातियों की विविधता होगी। ठीक, तो अल्फा जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात हो, ठीक है, उसको बीटा कहेंगे। जैव विविधता, यहाँ पे एक चीज़ जान लेना, स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता, एक एक पूरे रीजन में जितनी विविधता है, यानी कि दो अगर पारितंत्र लिया गया है तो इसमें कितनी विविधता आ गई। जैव विविधता का वो सूचकांक जो किसी भू दृश्य या लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है वो हो गई गामा। अब जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का कितनी विविधता है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अब अगर बीटा विविधता देखना चाहते हैं, विविधता, तो इसका मतलब हुआ कि एक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, ठीक है, क्या जंतुओं की विविधता कितनी है। जैसे आप ले लीजिए कि यहाँ एक वन है, जंगल है और उससे सटे एक तालाब है, ठीक, तो यहाँ पे अलग विविधता होगी, यहाँ पे अलग विविधता होगी। तो बीटा विविधता ये नापता है कि इस पूरे क्षेत्र में स्थानिक विविधता कितनी है। यहाँ पे विविधता बहुत उच्च हो जाएगी, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से बताते हैं। जैसे अगर दो सेम घास के मैदान है, ये भी घास का मैदान है और ये भी घास का मैदान है, लेकिन थोड़ी दूरी पे है, तो यहाँ पे जो जंतु पाए जाएंगे, यहाँ पे कुछ सेम जंतु पाए जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों पारितंत्र में स्थानिक क्षेत्रों में विविधता कम होगी, मतलब दोनों एक तरीके से होंगे। हो सकता है एक आध जीव जंतु यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे कोई एक्स हो, यहाँ पे कोई वाई हो, बाकी सब सिमिलर हैं, तो यहाँ पे विविधता हुई कम। तो कैसी विविधता कम हुई, बीटा विविधता कम हो गई, क्योंकि अल्फ़ा तो यहाँ पे भी ढेर है, शेर है, चीता है, बकरी है, यहाँ पे भी शेर है, चीता है, बकरी है, यहाँ पे भेड़ आ गया मान लो, और यहाँ पे मान लो गाय आ गई, तो यहाँ पे एक गाय है बाकी में और यहाँ पे एक भेड़ है बाकी सत्ते में। तो अल्फ़ा विविधता यहाँ भी 4 हुई, भेड़ हुआ, बकरी हुआ, शेर हुआ, गाय हुआ, ठीक। तो यहाँ पे अल्फ़ा विविधता हो गई 4, लेकिन इन दोनों के मध्य बीटा विविधता क्या हो गई, ये इतने दोनों हो गए सेम सेम, लेकिन यहाँ पे एक अंतर आ गया, तो बीटा विविधता बहुत लेस है। लेकिन अगर वहीं एक पहाड़ था तो गामा में हम नापेंगे लैंडस्केप पूरा, ठीक, और यही अल्फ़ा बीटा गामा विविधता है जो विटिकर ने दिया था। तो अल्फ़ा हो गए प्रजातियों के मध्य, और बीटा हो गया स्थानीय क्षेत्रीय, और गामा हो गया भूदृश्य, ठीक। तो यहाँ 2-3 शब्दों को बहुत ध्यान से देखिए चलिएगा कि अल्फ़ा में आएगी प्रजाति और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात बीटा, और भूदृश्य का आ जाएगा गामा, ठीक। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने से प्राकृतिक वास का विनाश हो रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता ह्रास के लिए। तो यानी कि कहना चाह रहे हैं कि जैव विविधता जो ख़त्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी जो कम हो रही है, वो उसका मेन रीज़न क्या है, आवास का कम होना जीव जंतुओं के लिए। और आवास क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधन जैसे वन हुआ, वन को काट ले रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक। इससे क्या हो रहा है, जैव विविधता ह्रास का ये मुख्य कारण हो रहा है। भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट है हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र। ये 4 है, इसमें चौथा मैंने लिख लिया इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा रीजन, ठीक। सुंडालैंड में आता है जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, यहाँ पे कोरल रीफ है, मूंगा आदि। पश्चिमी घाट तो जानते हैं, सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत, और यहाँ पे 16 वन, 16 के वृक्ष के लिए बहुत फेमस है। हिमालय तो पता ही है। और इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया जैसे अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, मणिपुर और इधर के क्षेत्र, ठीक।
जैव विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कहलाता है पश्चिमी घाट। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, तो इन चारों में एक पश्चिमी घाट भी था। भारत में जैव विविधता और ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। ये तो ऊपर आपने देखा ना कि प्राकृतिक वास का विनाश होता जा रहा है। प्राकृतिक वास का विनाश माने रहने की जगह आवास नहीं बच रहे हैं लोगों के। जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। तो मुख्य कारण आवास नहीं है जीव जंतुओं के पास। जैव विविधता दिवस बनाया जाता है 22 मई को। ये तो एकदम रट लेना है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे BDD, जैव विविधता दिवस 22 मई। किसी का बर्थडे है या किसी का रिजल्ट आया हो वगैरह कुछ भी, जैव विविधता कम कर दिया गया हो। किसी प्रजाति के जीनोम में विद्यमान DNA के मानक लघुखंड के विशिष्ट अनुक्रम द्वारा उस प्रजाति की पहचान करने की तकनीकी DNA बारकोडिंग। क्या होता है कि DNA में जो DNA तो बहुत बड़ा होता है ना, श्रृंखला DNA जो उसमें छोटे छोटे सीक्वेंस लगे होते हैं AGTD AGTGACT। तो अगर आप थोड़े क्षेत्र के DNA की इस अनुक्रमण को पढ़ेंगे तो क्या कहा जाएगा DNA बारकोडिंग। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 ख़त्म जो घोषित कर दिया था, अब तो नहीं ना। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट पता करना क्या गया, तो अगर वहाँ का तापमान बढ़ा दो या आवास का विखंडन कर दो या विदेशी जातियों का संक्रमण करा दो। तो अगर विदेशी जातियाँ आती हैं, कोई उस क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति नहीं हो, बाहर से आके वो उस प्रजाति, तो यहाँ ज़्यादा फैलेगी, ठीक है, और वहाँ की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा आवास, प्राकृतिक वनस्पति, झूम खेती। ठीक, देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। यही झूम खेती जिसको आपने ऊपर पढ़ा, झूम खेती। इससे क्या होता है प्राकृतिक आवास, मतलब ये झूम खेती में क्या होता है पेड़ों को काट दिया जाता है और जला के वहाँ की मिट्टी में खेती की जाती है, इससे आवास नष्ट होता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट में पूर्वी हिमालय। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हॉट स्पॉट केवल गर्म क्षेत्रों में पाया जाएगा, जहाँ गर्मी अधिक होगी वहाँ उष्णता अधिक होने पे जैव विविधता अधिक हो ही जाती है, बल्कि उच्च अक्षांश है ना, हायर लैटिट्यूड पे भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। ये हॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार के लिए इंडो म्यांमार तथा सुंडरलैंड हॉटस्पॉट। ठीक, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान तक बंगाल की खाड़ी में सबसे संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। अगर ये सब दे रहा है तो ये समझ चाहिए कि जैव विविधता इन सब में पश्चिमी घाट में सर्वाधिक है। पश्चिमी घाट में बहुत ढेर सारे स्पीसीज मिलते हैं तरह तरह के। गंगा का मैदान पश्चिमी घाट और मध्य भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट। फिर जैव विविधता के संदर्भ में भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा गंगा के मैदान और मध्य भारत में वह जिसे हॉटस्पॉट माना जाता है। तो अंडमान निकोबार को हॉटस्पॉट तो माना ही गया था। समुद्र में जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वार नद, मुख्य समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, तथा समुद्री घास की प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव आदि 21 द्वीप शामिल है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की ये बात हो रही है। ये है इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया और उसके बीच में ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, इंडिया के नीचे, तमिलनाडु के नीचे जस्ट। तो यहाँ पे समुद्री जैव विविधता है और दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ज्वार नद मुख है, मतलब एस्चुरी है, समुद्र तट के निकट पर्यावरण के जंगल है, समुद्री घास है, प्रवाल भित्तियाँ हैं, नमक के दलदल है, मैनग्रोव है और 21 द्वीप हैं। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व।
जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। ठीक, हॉटस्पॉट किन्हें कहा जाएगा? जहाँ पर जातियों की पर्याप्त अवस्था पाई जाएगी, पर्याप्तता होगी और स्थानीय जातियों की भी अधिकता होगी, लेकिन इन जीवों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहेगा। तीन चीज़ें आप देख लीजिए है। पहला, जाति बहुत सारे होंगे और वो जातियाँ स्थानीय होंगी, बाहर से नहीं लाई गई होंगी और उन पर संकट बना होगा, तो इनको कहेंगे हॉट स्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो गया सिकोया। अगर किसी प्रजाति को विलुप्त मानना है तो वह अपने आवास में कितने वर्षों से नहीं देखी जानी चाहिए? 50 वर्षों से। अगर 50 वर्षों से कोई प्रजाति अपने आवास में नहीं देखी गई है तो उसे विलुप्त मान लिया जाएगा। अब उसकी विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? बड़े आकार का शरीर, जैसे डायनासोर का था, संकुचित निश्चय या कर्मता, आनुवंशिक भिन्नता की कमी, मतलब आनुवंशिक लेवल पे बहुत ज़्यादा सिमिलर उसकी प्रजातियाँ हों। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक निश्चय। अगर व्यापक निश्चय है या कर्मता है तो वो विलुप्त नहीं होगी। निश्चय मतलब होता है उसका खाना और आवास, क्या भोजन और आवास को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो उसे कहेंगे निश्चय। और काम, तो वो क्या काम करता है? पशु तो एक ही काम करते हैं ईमानदारी से, जीवन भर भोजन की तलाश। तो वो खाते क्या हैं, क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, इसके पूरे अध्ययन को आएगा निश्चय। तो अगर उनका खाना और आवास सिकुड़ गया तो वो विलुप्त हो जाएंगे। तो संकुचित अगर निश्चय है तो वो विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर व्यापक निश्चय है तो विलुप्त नहीं होंगे। प्राकृतिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु की सूचियों को सम्मिलित की जाती है रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो एक कहा जाएगा रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें उन प्रजातियों का, चाहे जंतु हों और चाहे पौधे हों, का नाम होता है या सूची होती है जो विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं या संकटग्रस्त अवस्था में है। ठीक, रेड डाटा बुक रेड लिस्ट से संबंधित है IUCN। ठीक, प्राणी समूह जो संगठापन जातियों IUCN की रेड लिस्ट में हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारतीय महान सारंग, कस्तूरी मृग, ऐसा वो मृग जिसके खुशबू आती है कस्तूर की, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, वो एशियन वाइल्ड एस, ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र के आसपास है ना। IUCN की रेड लिस्ट को क्या कहा जाता है? जीवन का बैरोमीटर ऑफ लाइफ। ठीक, ये महान भारतीय सारंग को आप इंग्लिश में जानते होंगे ज़्यादा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, राजस्थान के इलाके में होता है ज़्यादातर। अब IUCN जो लिस्ट निकालता है उसमें होता है अति संकटग्रस्त, जिस पे बहुत बड़ा संकट होता है, फिर आता है संकटग्रस्त, फिर आता है वर्नरेबल, है ना, और वर्नरेबल के बाद आता है नियर थ्रेटन्ड, ये सबसे लो ग्रेड का खतरा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वन्य गधा जो है, वन्य जीव का गधा, वो नियर थ्रेटन्ड है, लाल पांडा संकटग्रस्त है, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त है, और महान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और स्लेटी टिटहरी ये संकटग्रस्त है। ठीक, अब अगर पक्षियों की बात आएगी, भारतीय पक्षियों की बात, तो सबसे अधिक संकटापन्न किस्म की प्रजाति आएगी तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसके नाम में ही लगा है बस्टर्ड, ग्रेट भी है, इंडियन भी है, लेकिन बस्टर्ड भी है। ग्रेट के साथ साथ ये बस्टर्ड है, तो सबसे अधिक संकटापन्न है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के वास स्थान
पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ठीक, तो पक्षियों के निवास स्थान या आवास में कमी के कारण पक्षियों की जनसंख्या तीव्र गति से घट रही है। अब देखते हैं उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है तो बंजर भूमि का वनीकरण। अगर वन लगाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। ठीक, प्रजातियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो प्रजातियां सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएंगी? जहाँ गर्मी और पानी होगा तो वहाँ पौधे अच्छे होंगे। अब पृथ्वी पे जो उष्णकटिबंधीय बेल्ट है ये 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। ठीक, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी। क्यों जैव विविधता अधिक? इसलिए होगी क्योंकि यहाँ गर्मी भी अधिक है और क्या अधिक है? पानी भी अधिक है। तो गर्मी और पानी के साथ साथ यहाँ पौधे अच्छे हो जाएंगे। अब जब वन अधिक होगा तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे, उनको खाने वाली छिपकलियाँ होंगी, उनको खाने वाले बड़े जीव जंतु और बड़े, तो यार ढेर सारी जैव विविधता होगी। ठीक, तो प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाएगी? उष्णकटिबंध में। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, झूम कृषि होता है जैव विविधता ह्रास के लिए। एक सिक्किम राज्य के बारे में एक फैक्ट बताया इन्होंने कि 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो वह कौन सा राज्य है? वनस्पति शास्त्र मतलब ढेर सारे पौधों को पे बारे में रिसर्च करने वालों का स्वर्ग है। कौन सा है? सिक्किम। और ये कब बना? 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना। तो अगर किसी क्षेत्र के परंपरागत जीवन शैली, वहाँ के में जो मनुष्य रहते हैं उनकी परंपरागत जीवन शैली के साथ साथ वहाँ जैव विविधता का भी संरक्षण करना है तो जीव जंतु, पशु पक्षी या पेड़ पौधों का संरक्षण हो, उसके साथ साथ हम वहाँ के जो मनुष्य आदिवासी लोग रहते हैं उनके परंपरागत जीवन शैली का भी संरक्षण हो। अगर वो कुछ मार के खाते हैं तो उन्हें खाने दो, वो किस नदी से पानी पीते हैं तो पीते रहें। ऐसे सोच का जो दृष्टिकोण का जो संरक्षण है वो रणनीति अपनाई जाती है बायोस्फीयर रिजर्व में, जीव मंडल निचय। तो बायोस्फीयर रिजर्व में जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के पारंपरिक जीवन संरक्षण की रणनीति अपनाई जाती है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। तो स्वस्थान पद्धति अभी बड़ा दो होता है, एक होता है स्वस्थान और एक होता है बाह्य स्थान। तो स्वस्थान अपनी जगह पे और बाह्य स्थान दूसरी जगह ले जाके, जैसे लैब में ले जाके, चिड़ियाघर में ले जाके, ये सब बाह्य स्थान हो गया। तो अब देखेंगे स्वस्थान नहीं है तो वनस्पति उद्यान। ठीक है, अगर आप बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं कहीं अपने जगह पे, कहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कि ये बोटेनिकल गार्डन या विभिन्न प्रकार के पौधे ला के लगा दिए जाएंगे गार्डन में, तो वो स्वस्थान नहीं है, वो दूसरी जगह ले जाके उन लोग को संरक्षित किया जा रहा है। एक होता है क्रायो बैंक, ये एक्स सीटू संरक्षण है, ये भी बाह्य स्थानीय संरक्षण है। एक्स सीटू मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण है जहाँ पे प्रजातियों की जीन को ला के ठंडा रखा जाता है। क्रायो मतलब ऐसा तापमान जो 0 डिग्री से नीचे जहाँ पे रख के उसको प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। उसमें जो गैस इस्तेमाल होता है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस ठंडे रखने के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा बार्स में, और देखा होगा जो सीमेंट डालने के लिए लेके आते हैं डॉक्टर ना, जिसमें वो सीमेंट का संरक्षण करते हैं, तो जब वो डिब्बा खोलते हैं तो गैस निकलती है और गैस धुआं वाली निकलती है, वही होती है नाइट्रोजन गैस। वनस्पतियों एवं जानवरों को विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक आवास से अलग अगर उनका संरक्षण करना है जो विलुप्त हो रही हैं, कैसे? जानवर या वनस्पति जो विलुप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण प्राकृतिक आवास से अलग अगर करना है तो उस मोड को क्या कहेंगे? एक्स सीटू संरक्षण। एक्स बाहर का, सीटू संरक्षण, बाह्य स्थानीय सीटू संरक्षण। बाह्य वासन या एक्स सीटू संरक्षण की रणनीति का उदाहरण है जैसे जीन बैंक, उसका जीन लो ला के
डिब्बे में रख लो। उतक संवर्धन, किसी पेड़ का उतक काटो और ला के लेबोरेटरी में उसका संवर्धन करो। वनस्पति उद्यान, कोई उद्यान लगाओ जिसमें वनस्पति हो। एक्वेरियम, एक्वेरियम लगाओ जिसमें जीव जंतु या मछली रखो। चिड़ियाघर बुलाओ, जहाँ से जंगलों से जानवर उठाओ और चिड़ियाघर में ला के रख लो। तो ये सब बाहर से ला के अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना वायु स्थान हो गया। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, रट लो, यहाँ चूँकि वर्षा भी होती है। गहरे समुद्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ, मरुस्थल, पायसन, जिनमें प्रजातीय विविधता काफ़ी अधिक होगी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन तथा कोरल रीफ में। ठीक, अगर पूछा जाए प्रजातीय विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी तो कोरल रीफ या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ऐसे वन जहाँ वर्षा होती रहती है और गर्मी भी पड़ता रहता है, तो उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले वर्षा वन और कोरल रीफ। ठीक, अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का मुख्य विस्तार कहाँ है? 10 डिग्री उत्तर अक्षांश से 10 डिग्री मध्य अक्षांश, दक्षिण अक्षांश। ठीक, ये है इक्वेटर, यहाँ से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, इनके बीच में वर्षा वन पाया जाएगा। ये 10 डिग्री नॉर्थ हो गया, या 10 डिग्री साउथ हो गया। ठीक, इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणी विकास के लिए, वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च तापमान और वर्षा रहता है। ठीक है, पानी और तापमान अधिक रहेगा तो वहाँ पादप या प्राणी के विकास या वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाएंगी। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। असत्य कथन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जातीय विविधता में वृद्धि होती है। बिल्कुल असत्य है। अगर भूमध्य रेखा पर गर्मी और वर्षा दोनों पाई जा रही है तो विविधता यही होगी, और ध्रुवों पे जाने पे तो ठंडी पाई जाएगी, तो यहाँ ज़्यादातर जीव यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कम तरह के जीव सर्वाइव कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जैव विविधता कम होगी। प्राणियों और पादपों की प्रजातियों में अधिकतम विविधता देखने मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन या वर्षावन। सत्य कथन है, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रजातियों को आश्रय देते हैं। नहीं, ये एकदम सही। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। बिल्कुल, अमेजन के वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन के वर्षावन वो साउथ अमेरिका का, ये जो इक्वेटर जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है ब्राज़ील से, यही है पूरा अमेजन के वर्षावन। तो यहाँ पे भूमध्य के नज़दीक है तो गर्मी रहेगी, वर्षा भी होगा, वर्षावन नाम से ही है, तो जैव विविधता। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली है केरल में। अब देखो इंडिया में जो है ना, ये है इंडिया। अब यहाँ है 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य। ठीक, अब ये है हमारा केरल, तो केरल है भूमध्य के सबसे करीब, और यहीं पे पाई जाएगी साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, और इसीलिए भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण यहाँ वर्षा और तापमान अधिक होता है, और अधिक होने के कारण यहाँ जैव विविधता भी अधिक होगी, बायोडाइवर्सिटी भी अधिक हो जाएगी। ठीक।